हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत करता हूँ आपकी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। जैसा कि ये क्लास हमारी बजे, दोस्तों ये क्लास आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। समीक्षा करते हैं, जैसे एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आने वाले हैं, उसमें ये आर्टिकल तो है अपने कर्नाटका में कुछ महीने पहले वहाँ पे कुछ एमएलएज ने, जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। रेजिग्नेशन देने के बाद भी उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। देखिए, ये जो हमारी के संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था, जैसे कि आरबीआई, उसके बाद है दूसरा हमारा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, इन सब के ऊपर है ये बात। उसके बाद ये हमारा है क्लाइमेट इमरजेंसी पर, जो हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर। दोस्तों ऐसा क्या हुआ है, देखिए, तो कहते हैं कि जो कांग्रेस, देखिए क्या था, थोड़ी सी हिस्ट्री और जेडीयू सेकुलर, जनता दल सेकुलर, लेकिन एमएलए 10-15 के करीब एमएलए थे। जब डिजाइन दिया हुआ तब वहां पे सरकार गिर गई। उसके बाद जाकर बनी बीजेपी की सरकार। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 17 असेंबली की सीटें जो खाली पड़ी हैं, उनमें से 15 सीटों पर बाय इलेक्शन होता है, 5 इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं या कोई रिजाइन दे देता है या किन्हीं कारणों से वो सीट खाली हो जाती है, तो वहां पे इलेक्शन होता है सिर्फ उसी सीट के ऊपर। 10-15 सीट होगा कह देते हैं। तो कर्नाटका में ये होने जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं उसको वर्जित करने की बात की है। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, वो कहते हैं कि जब डिफेक्टर फ्रॉम कांग्रेस हैव गॉट ए ब्रीदर, कि जिन कांग्रेस और ये जनता दल सेकुलर के एमएलए ने जहाँ पे वो डिफेक्टर काउंट हुए थे, उनको कहीं ना कहीं मिल गई है। क्यों? केस कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में लटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तय होगा तो बात आ सकती है नहीं। देखिए, जैसे किया गया था कि पहले रिजाइन दे दिया, रिजाइन देने के बाद ये मुझे बहुत उछला और वहां के जो स्पीकर थे रमेश कुमार, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया। अब डिस्क्वालीफाइड होने के बाद बहुत सारे एक्शंस हुए। वो कहते हैं बीजेपी कुछ कारणों से 105 सीटें होने के कारण सरकार में आ गई। लेकिन अब बात चल क्या रही है, वो आखिर में करते हैं, एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया स्पीकर के तहत। डिसअलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम कंसेंटिंग तो रोक नहीं मिली होनी चाहिए। बात करते हैं
जो गहरी बात वो क्या है, वो कहते हैं कि जो ये रेबल्स लेजिस्लेटर वो कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना जो एंटी का लेटर है और स्पिरिट जो कानून के होने के जो शब्द हैं, जो कानून लिखा है और उसकी जो है जिसको आधार पे रख के वो बनाया गया है, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने क्या किया है, कमजोर किया है। वो कहते हैं उन्होंने कांग्रेस जेडीयू का गठबंधन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो कुछ बड़ा चाहते थे बीजेपी सरकार से। वो कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में जहां पे उनके सीएम बने हैं बीएस येडियुरप्पा, उन्होंने भी बहुत सारे मंत्रालय, काफ़ी मंत्रालय खाली छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि वो उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और वो मंत्रालय उनको दे दिए जाएंगे। मतलब 15 के 15 को तो नहीं दिए जाएंगे, अगर सोच लीजिए कि 15 के पीछे 5 होंगे उनको दे दिए जाएंगे और बाकी 10 उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो कुछ इस तरह से है। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जेडीयू रोल ऑफ लुकिंग अप। वो कहते हैं कि जब दूसरे स्तर पर क्या होता, कांग्रेस और जेडी ने अपने जो एमएलए थे लेकर आए, उसको बस में बिठाया और एक होटल में जाके वोट की बात होती है ना, कहा ना दे दूसरे पार्टियों के फेवर जाए। तो उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जो कोलिएशन है, जो गठबंधन है, जो वैसे ही गवर्नेंस के नाम पर कहीं ना कहीं से कहते हैं लोकसभा में भी वो बात नहीं बन रही। वो कहते हैं कि अब कांग्रेस और जेडीयू ने अब तय कर लिया है कि जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 15 सीटों पर सिर्फ इलेक्शन होंगे, जेडीयू अलग अलग लड़ेगी। और साथ में वो कहते हैं कि बिसाइड डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज़ ए नैरो मार्जिन ऑफ सपोर्ट इन द असेंबली। वो कहते हैं अब यही तय करेगा कि बीजेपी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट जो बहुमत है वहां पे वो छोटा है। अब यही चीजें तय करेंगे। वो कहते हैं कि वहां की जनता के हाथ में है, सरकार किसके हाथ में देना चाहती है और वहां की सरकार के हाथ में है तो किस तरह से जनता के साथ डील करते हैं कि उनको लगे कि हमें किस सरकार को पावर में बिठाना है। तो यही हमारा आर्टिकल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला आर्टिकल समझ लगा हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा हो गया टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। देखिए अगले टॉपिक से पहले मैं एक बात, बच्चे होते हैं कि यहाँ पे ना क्लास को लगातार 4,000 बच्चे देखने लग गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे को नहीं पता। मैंने एक क्लास में 2-3 दिन पहले एनालिसिस भी बताया, क्योंकि इस एक बच्चे का कई बच्चों की क्वेरीज थी। उन्होंने कहा था कि देखिए इस क्लास का हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना है, हमें इस क्लास का फ़ायदा किस तरह से होगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, मतलब वीडियो बना के एंड में डाला था। 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है, आप उसको जाके देखिए ना। अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि उसको नहीं मिल रही है तो वह आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको वो डाल के दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों ये है इंस्टीट्यूशन, जो हमारे संस्थान है जैसे कि आरबीआई, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग, उनको कहते हैं कि कमजोर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास था लोगों को, शास्त्रियों को, उनका विश्वास कहते हैं कहीं ना कहीं कम हो जाना, उसी को क्रेडिबिलिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इस वर्ड का समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि नोबल लिटरेट है, एक व्यक्ति है जिनको नोबल पुरस्कार मिला है, जिनका नाम है ओलिवर। 20 साल पहले ये था, आई आर द एम्बिशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स करते हैं और सुधार करने के उनके एम्बिशंस को, उन्होंने जो सोचा आशाएं क्यों फेस करनी पड़ती है, पहली बात वो ये कहते हैं कि उसके इस क्वेश्चन पे वो 3 तरह का आंसर देते हैं। पहली तरह का वो आंसर ये देते हैं, ठीक, जो बताते हैं बहुत ज्यादा है कि ये सोचा है। ठीक है, अनदर आंसर, दूसरा आंसर ये हो सकता है अच्छे प्लान हैं वो हरा जाते हैं या दबा दिए जाते हैं, उनके द्वारा ऊपर बड़ी गद्दियों पर, बड़ी ताकतों पर, बड़ी कुर्सियों पर बैठे होते हैं और जिनका आदेश उनके ऊपर होता है। तो वो फिर कहते हैं इन दोनों, जैसे मैंने अभी बताए, उन दोनों के बीच का आंसर वो ये कुछ इस तरह से बता सकते हैं
संस्थान बहुत जरूरी है। जा रहा है कि प्लानिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं से लगातार निगलेक्ट किया जा रहा है, पर फिर बात आती है सारे आर्टिकल हमारा अब इस जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है ये बात, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए आर्टिकल आएगा। यहाँ पर दोस्तों वो बात करते हैं रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वो कहते हैं कि जो ये तीनों क्वेश्चन है हमारे रिलेवेंस ले आए हैं, पूरा मौजूदा हालात वो बन ही चुके हैं। अगर देखते तो इनके कहने के अनुसार, जैसे कि मैंने 2-3 आर्टिकल्स में पहले भी करवाया है, आरबीआई से अभी वो तर्क भी देंगे कि आरबीआई को किस तरह से कहते हैं कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कम हुई है, सीएसओ की, नीति आयोग की, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ तो हो रही है हमारे अर्थव्यवस्था में। उसके बाद वो बात करते हैं कि थोड़ा हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया, ठीक है, डायग्नोसिस इज फॉर एंड द ग्रोथ इंजन इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, हमारा ग्रोथ इंजन है कहीं से बाहर जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बात किन चीजों पर की, वो कहते हैं डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पर। अगर किसी ने अर्थव्यवस्था का अभी तक क्लासेस नहीं की है, और जैसे कि हमारी क्लासेस शुरू भी होने वाली हैं 22 अक्टूबर तक, तो अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही डिमांड और सप्लाई फैक्टर है तो समझ आ जाएगी। जैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ, जैसे मैं हूँ, हम जनता हैं, अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है, जैसे कोई कंपनी कार बना रही है या बाइक बना रही है, हम उस कार की खरीद करते हैं, उसको डिमांड कहते हैं। वहाँ से जो वो उस कार को बना के बेचते हैं उसको सप्लाई कहते हैं। देखिए अगर डिमांड कम हो जाए, लोग खरीदना कम कर दें तो डिमांड की प्रॉब्लम कहेंगे। अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और वहाँ पे चीज़ों को बनना बंद हो जाए, बनना कम हो जाए, तो उसको सप्लाई की प्रॉब्लम कहेंगे। इसकी सब होता है, बातें इन्हीं के आसपास घूम रही हैं। लेकिन जो क्रूशियल रोल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हमारे संस्थान हैं, जो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को शेप करते हैं, आकार देते हैं, उनका जो आर्थिक के ऊपर जो नहीं दिया। उसके बाद वो बात करते हैं कि मार्केट सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल नेसेसिटेट्स क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस। वो कहते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल होता है, जब जहाँ पे मार्केट सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल होता है, वहाँ पर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे संस्थान होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को बनाना और उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मैकेनिज्म को, हमारे मार्केट मैकेनिज्म को, हमारी जो बनी हुई है, जिस तरह से हमारी मार्केट वर्क देना, उसको गति देने का काम तो यही करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मार्केट का फेलियर होता है तो वो कहीं इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम हमारे बात करें तो हर मंत्री कोई बड़ा, इतना बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हो सकता यहाँ पे वो तो सलाह देने वाले, उनके लिए काम करने वाले कहीं ना कहीं यही लोग है। यहाँ पे बात करेंगे, वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वो कुछ पिलर्स की बात करते हैं, मार्केट इकोनॉमी के पिलर्स की। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, मार्केट वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था ही है हमारे देश की, मार्केट वाली अर्थव्यवस्था ही है। उसके पिलर, उसके वो पिलर्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसके पिलर्स हैं, पिलर आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट। जैसे हमारी सरकार किसी को मंजूरी दे कि आप ये काम करो, ये काम ना करो, वो कहते हैं मार्केट को फ्री छोड़ दो, कोई भी कंपनी कुछ भी करे अपनी मर्जी से, बस काम कमाए, पैसा एक तरफ की कंपनियां खड़ी कर दो। अगर कोई कार बना, दूसरी कार बनाने वाली कंपनी खड़ी कर दो। कंपटीशन होना चाहिए, डिवीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर्स होना चाहिए, सोशल कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इसी पर बात करते हैं हमारे संस्थान जो पिलर्स हैं, इनको मजबूत होती है संस्थानों की। यहाँ पे हम क्रेडिबिलिटी के बारे में मैंने अभी बताया ना, पीछे क्या बताया था, क्रेडिबिलिटी जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग कमीशन, जिसको बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ध्यान दिया होगा, फोकस दिया होगा आपने। एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? हर चीज पर आंकड़े इकट्ठे करना। हमारी जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या में लिंग कितने हैं, मतलब स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कितनी उम्र में कितनी उम्र के दायरे में कौन से बच्चे आते हैं, कितनी उम्र के दायरे में कौन से बच्चे आते हैं, ठीक है। ये सब तरह के आंकड़े इकट्ठे करना इसका काम है। नीति आयोग का काम क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए एक प्लानिंग तैयार करना, रिफॉर्म्स में ध्यान देना, कमियां इन सबको ढूंढना। आरबीआई के बारे में तो हमें पता ही है ना, आरबीआई करेंसी को देखता है, पैसे को देखता है, फॉरेन करेंसी को देखता है, और भी बहुत सी चीजें देखता है, इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने में देखता है। तो यहाँ पे अब हमारी मेन बात आएगी, जहाँ पे हम पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए वो यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई की, जैसे कि हमारे 3 बात की, उसमें से सबसे पहले आरबीआई क्या है? कहते हैं आरबीआई है उसकी तो कहते कर दिया गया है, तरीके से कम करा गया है। उन्होंने यहाँ पे बात की, उन्होंने तो यहाँ पे जो करेंसी का डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो लेने हैं हमारे आरबीआई के हाथ ले लिया, यहाँ पे कम कर दिया गया। वो कहते हैं कहीं ना कहीं से जो इसका रोल था, जो इसका काम था, जो इसकी ताकत थी, उसको कम कर दिया गया, काट हो गई एक तरह से वहां पे। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटजी रिजल्टेड इन दिस। पहली वो कहते हैं आरबीआई वाज बाईपास्ड ऑन मैटर्स। यहाँ पे सबसे पहला तो ये हुआ कि जिस मैटर्स में सरकार पहले आरबीआई को कहते हैं आरबीआई काम करती है, आरबीआई को तो बीच में खत्म ही कर दिया, सरकार ने सीधा डिसीजन ले लिया। जो उसका काम है वो कहीं ना कहीं में आ गया, सवाल में आ गया है, ठीक है दोस्तों। जो पैसे थे उसके ऊपर जो सवाल है, has been that in RBI has reduced into institution which has presided कर रह गया है, सिर्फ और सिर्फ बस यही ना कहीं आरबीआई यही बन रह गया है, वो ये कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि आरबीआई के पास एक बहुत जरूरी टूल है, रेपो रेट। बहुत ज़रूरी टूल है रेपो रेट। अब वो कहते हैं वहीं पर जो उसको काट छाट करके ऊपर नीचे करता है वहीं पर ही रह गया है, ठीक है। अब उसके बाद वो दूसरी बात करते हैं किसकी, जैसा कि मैंने अभी बताया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वो क्या करती है? आंकड़े इकट्ठे करती है। देखिए बिग डाटा क्या होता है? आंकड़ों की समीक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है दोस्तों। अब वो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां पर भी अब देखिए आरबीआई का सिस्टम तो यहां पर खत्म हो गया, अब हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं। वो उस पर क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि मार्केट विच वर्क ऑन इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशन रेले ऑन ऑफिशियल डाटा अराइव एट डिसीजन। मतलब कि जो मार्केट है वो इंफॉर्मेशन पे संबंधित है, जो इंफॉर्मेशन उनको ऑफिशियल डाटा से मिलती है। वो कहते हैं उस युग में जहां बिग डाटा है, उस युग में जहां बिग डाटा है, वी फाइंड दैट इंडियन ऑफिशियल डाटा प्रोक्यूरिंग एंड पब्लिक एजेंसी हैज बीन क्रिपल्ड। वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो इंडिया का ऑफिशियल डाटा मंगवाना पब्लिश करना एजेंसियों द्वारा, कहीं वो क्रिपल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो बात करते हैं वी फाइंड दैट ऑफिशियल सीरीज रेंजिंग फ्रॉम नेशनल अकाउंट्स टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित वो कहते हैं आंकड़े हैं, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं शक जता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने जता रहा, ये जता रहे हैं। स्मूथड विद रिपीटेड रिवीजन। वो कहते हैं बार बार उसका रिवीजन किया गया, डाटा डेफिनेशन बार बार चेंज की गई। वो कहते हैं डाटा दैट नीड अप्रूवल बिफोर रिलीजिंग। वो कहते हैं क्वेश्चन आर बाउंड टू रेज इन क्रेडिबिलिटी ऑफ द नंबर्स। वो कहते हैं नंबर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन उठ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो डाटा की वो बात कर रहे हैं। और वो उसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगले नीति आयोग की। देखिए नीति आयोग में वो देखिए नीति आयोग से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। वो कहते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ
प्लानिंग आयोग से नीति आयोग में जो बदलाव किया गया उसके बीच में हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वो किस तरह से, वो कह रहे हैं कि जो मिड टर्म प्लानिंग थी, जो छोटे दौर के लिए, देखिए एक होती है छोटे दौर की प्लानिंग, एक होती है लंबे दौर की प्लानिंग, लेकिन उसके बीच की जो प्लानिंग होती है ना, कहते हैं कहीं ना कहीं हमने वो खो दी। लंबी भी कर ली, छोटी भी कर ली, लेकिन लंबी मिड टर्म की प्लानिंग कर ली, तो वो कहते हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है हमें। ठीक है दोस्तों, ये आपने, मेरे को उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब देखो आगे वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए एक पेज लगता मिस हो गया, हाँ देखिए ये थोड़ा पैरा अलग था, यहाँ पे आ गया, यहाँ से शुरू होता है। वो कहते हैं दूसरा नोबेल पुरस्कार पाया हुआ डगलस है, जो संस्थान होते हैं, आर द रूल्स ऑफ द गेम इन सोसाइटी, वो रूल्स हैं में गेम, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास कोई गेम खेलते हैं हम, उसके कुछ नियम, उसको क्या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट डिवाइस कंस्ट्रेंट दैट शेप ह्यूमन, मतलब जो इस together with technology employed they determine the course of, के साथ बहुत अच्छे काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट आखिर में वो कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी काम करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। देखिए चीजें होती है कि या तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालात है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसके बाद कहते हैं अब यूजफुल ये होगा टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफॉर्मिंग द फोर्सेस, तो कहते हैं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और रिफॉर्म करने की जरूरत है ऐसी फोर्सेस पर, ऐसी ताकतों पर बैड प्लेस, कहीं ना कहीं बैड इंस्टीट्यूशन प्लेस में आते हैं। जैसे कि वो बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, इन सब के ऊपर वो कहते हैं कहीं अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत कहते हैं कि हम अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, हमारी एक्सपर्टनेस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा इस पे कंप्लीट होता है। बात कहाँ चली थी, पहले कल नोबेल पुरस्कार व्यक्ति से उनके क्वेश्चन से बात की कि उन्होंने क्वेश्चन डाला, उसके ऊपर उन्होंने 3 तरह की बातें की, पिलर बताए, पिलर बताने के बाद आयोग का, उसके बाद उन्होंने थोड़े सुधार बताए। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल क्या समझ लें, देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित ये आर्टिकल था। IBPS की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए बहुत तो ये आर्टिकल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैं ऐसे नहीं कहता कि ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उनका क्या पता वो क्या पेज में। तो उसके बाद दोस्तों अगला आता है एमरजेंसी, क्लाइमेट एमरजेंसी। वो कहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए अभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। यहाँ पे वो बात किस तरह से कर रहे हैं, जरा समझने की बात की जाए। वो कहते हैं अब से कुछ वक्त ऐसा होगा कि जो पेड़ हम खा रहे हैं, हमारी आने वाली अगली पीढ़ियां वो नहीं देख पाएंगी। जानवर है वो लुप्त हो चुके हैं, पता ही नहीं वो कैसे कैसे नहीं देखे जनरेशन के सोर्सेज है, प्राकृतिक संस्थान और संसाधन है वो खत्म ही होते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल,
क्लाइमेट चेंज है वो रियल है। करते हैं, हमने बताया अवेकन द वर्ल्ड टू हायर कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो वर्ल्ड है दुनिया को परिवर्तन से परिणाम के बारे में बताया जो ग्लोबल वार्मिंग से होते हैं। वो कहते हैं मिलियंस, करोड़ों की तादाद में, इट मेड एन मिलियन इम्पैक्ट ऑन मिलियंस, करोड़ों के ऊपर, मतलब मिलियंस लाखों के ऊपर, अगर 1 मिलियन 10 लाख बनते ना तो वो कहते हैं लाखों लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने दुनिया के स्तर पर एक डिबेट्स उठ चुकी हैं इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये एक वार्निंग है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हम में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि हमारा प्लैनेट एवर रन आउट ऑफ द रिसोर्सेज, सम ऑफ अस डिड नॉट बिलीव दैट आवर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं करते, मानते नहीं हमारा जो पृथ्वी है वो संसाधनों से खत्म हो जाएगी, उसके खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिस्कशंस वुड टेक प्लेस अमंग साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट बट द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज वुड neverly really felt by us and that if we were felt it would be long time, perhaps couple of centuries। वो कह रहे हैं यार पर्यावरण के तो बड़े बड़े बीच में हो रही होगी, लेकिन कह रहे हैं जो इसके तो हमें शायद अभी स्तर पर ना दिख रहे हो, लेकिन 100 साल बाद या 150 साल बाद बहुत बुरे प्रभाव दिख सकते हैं हमें। जो एल डोर की प्रोडिक्शंस है, देखिए एल डोर एक मूवी थी ना, उन्होंने इसलिए कह दिया। वो कहते हैं एल गोर की जो प्रोडिक्शंस है, जो कि भविष्यवाणियां हैं, वो कहीं ना कहीं से सच हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट अब हमारे दरवाजे घर के दरवाजे पर देखने को मिल रहे हैं। किस रूप में? साइक्लोन, चक्रवात, जो थाने में आया, महाराष्ट्र में आया, वर्धा में आया, वर्धा चक्रवात आया, ओकी चक्रवात आया, गाजा चक्रवात आया, प्रभावित किया। चेन्नई में 2015 में बहुत बाढ़ आई, उसके बाद आसाम में बाढ़ आई, उसके बाद छत्तीसगढ़, बिहार जैसे और मुंबई जैसे राज्यों में हद से ज़्यादा पड़ी। फिर वो कह रहे हैं केरला में बाढ़ आई, तो ये चीज़ें कहते हैं तो है। उसके बाद कहते हैं कौन चक्रवात आया, फनी, जो उड़ीसा में चक्रवात आया, वायु जो गुजरात में टकराया। वो कहते हैं इसी दौरान, अगर ये जो भारत है ना, कहते हैं यूरोप भी इससे कुछ बचा नहीं है। इसी दौरान यूरोप में कहते हैं वैसे तो वो ठंडा इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला हिस्ट्री में पहली बार, जो कि बना था 42.6 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत को इसका प्राइस पे करना होगा, इसका खजाना भुगतना होगा। जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको अच्छे तरीके से ना यूज़ करके बुरे तरीके से यूज़ करने का। तो उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो कहते हैं कि अगर हमने अपने इस वक्त चल रहे लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं दिया तो वो कहते हैं कि जहाँ से टेम्परेचर आगे जाके बढ़ेगा, वो कहते हैं कि जब नेक्स्ट 340 आने वाले 30-40 सालों में बहुत बुरे परिणाम इसमें दिखने वाले हैं। वो कहते हैं इंडस्ट्रीज, जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ, फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कोयला हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया। उसके बाद वो कहते हैं थर्मल प्लांट, स्तर पर जो पशुओं की के जंगलों में लेके जाया जाता है खाना पीना, मीटिंग, उससे जो हीट के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, मीथेन निकलती है, नाइट्रोस ऑक्साइड निकलती है। तो कहते हैं ये हमें बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्या होता है? वो कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग जब होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब दुनिया हमारी गर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, गैसें छोड़ी जाती हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसकी हमने अभी बात की। जब सूर्य की किरणें आती है ना, तो वो क्या करती हैं कि वो उस गर्मी को सोख अपने अंदर छुपा लेती हैं, और वो पर्यावरण में वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो तब मॉलिक्यूल पर्यावरण में होते हैं। अब वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बुरे तरीके से एग्रीकल्चर को, कृषि को इफेक्ट करने वाली है, बहुत बुरा प्रभाव डालने वाली है। वो कहती है द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल, गेहूं, मक्की, सोया,
इन सब की पैदावार बहुत बुरे रूप से कम हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण रूप से, बहुत ज़बरदस्त लेवल पर कम हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन, क्लाइमेट चेंज जो कहते हैं न्यूट्रिशन की कमी होगी, क्लाइमेट चेंज कहते हैं बहुत बुरे स्तर पर बहुत बुरी बुरी इन्फेक्शंस, बहुत बुरी बुरी बीमारियां आएंगी। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमी होगी अब बुरे बुरे तरीके से आ जाएगी। हो सकता है कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए देशों के बीच में, ग्लोबल अनरेस्ट हो जाए। उससे हालात वैसे भी हमारे जो पोलर आइस कैप्स है, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर भी बर्फ जमी है, नीचे भी बर्फ जमी है एंटार्क्टिका और आर्टिका में, वो बहुत जल्दी तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो कोस्टल एरियाज में जो शहर बने हैं, जो के इलाकों में शहर बने हैं, वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। वो कहते हैं कि कुदरती डिजास्टर, कुदरती आपदा बन रही है बहुत से लोगों के लिए, जिसके कारण क्या होगा कि जो शहर पानी के नीचे डूब जाएंगे तो वो लोग आवास के स्थान पर दूसरे शहरों को कहते हैं जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण वो कह रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो हमारी ग्लोबल अर्थ चल रही है कहीं ना कहीं नए तरीके से चलानी है। साल बाद ग्लोबल फूड शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोस्टल खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे फ्यूजी क्राइसिस आएंगे। वो कहते हैं टू बी टेकन, कौन से स्टेप लेने की जरूरत है। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन और क्लाइमेट एक्सपर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि डेक्लेरेशन घोषणा कर दी जाए ग्लोबल क्लाइमेट एजेंसी की। यूके, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड क्लाइमेट इमरजेंसी कुछ गया है। भारत बात करते हैं कि जो कंट्रीज जैसे कि यूके जैसे इतनी ज़्यादा एमिशन, इतने ज़्यादा गैसें हमारे पर्यावरण में छोड़ी जा रही दूर आते जा रहे हैं। ये बात कि ये हर व्यक्ति आने वाली है, उसको रोकने में हर चीज का फायदा है। वो कहते हैं सरकार को क्लाइमेट जर्नी कर देनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग बनानी चाहिए। फॉसिल फ्यूल को जैसे कि तेल, डीजल स्टेप्स लेने चाहिए 2020 साल के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, दो पहले वो कहते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, जैसे बसेस वगैरह, ट्रेन वगैरह में लोग। फॉरेस्ट को, जंगलों को बढ़ाना चाहिए और नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज बढ़ाना चाहिए। गुड वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि पानी को बर्बाद करते जा रहे थे, पानी हिसाब लगा लो अपना। प्लास्टिक यूज को बैन कर देना चाहिए, इंडिया ने तो कर ही दिया है। तो कहते हैं बर्निंग जो अगर आप काम करते हैं तो उसको मत चलाइए। इनोवेटिव प्रोग्राम होने चाहिए शहरों को बनाने के। रिड्यूसिंग मास रियरिंग, जाता है उसका कम करना चाहिए। ह्यूमन ज्वाइन टुगेदर करना चाहिए इस प्लेनेट को बचाने के लिए। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल है। जैसा कि मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ, ये क्लास यूपीएससी, एक सेकंड दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बैंकिंग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल यहाँ पे जैसे कि आरबीआई जैसे संस्थानों की बात की गई, तो ये आपके लिए तो बैंकिंग वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। मैं दूसरे बैंकिंग ये आप बताइए, मैं आपको बहुत पेपर में व्यक्ति को स्ट्रेस होता है ना, स्टोरी की तरह सुनी होती है ना, अपने आप निकल के आती हैं। तो इसी चीज में आपका फायदा है दोस्तों। अगर ये क्लास शुरू की गई है तो कुछ सोचकर ही की गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चीज में आगे बढ़ चढ़ कर साथ लेंगे। दोस्तों क्लास को शेयर, सब्सक्राइब करना
चैनल को मत भूलिएगा, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।